आखिर क्यों सरकारी 14 साल के बच्चे से इतना डर रही है और जेल में बंद करना चाहती है? बच्चे को ऊपर एफआईआर दर्ज नाम का है, 14 साल का लड़का, ना कोई अपराध किया है ना कोई क्राइम किया है, बस ये सरकार के ऊपर कुछ सवाल खड़े करता था, ऐसे ऐसे सवाल करता था जिनका जवाब सरकार नहीं दे पाती थी। और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसके बड़े बड़े क्रिएटर फॉलो करते हैं और इस छोटे से बच्चे ने देश और कानून के ऊपर हजारों किताबें पढ़ ली, भगत सिंह को भी पढ़ लिया, डॉक्टर अंबेडकर को भी, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाई की है जिसमें बता नहीं सकती। इतनी ज्यादा आर्मी पुलिस होने के बाद भी सरकार 14 साल के बच्चे से इतना डर रही है। हाथ यार, सरकार को क्या डर है इस बच्चे से? एफआईआर करना पड़ा। हमारे देश में इतनी आजादी नहीं है कि कोई सवाल पूछ सके सरकार से। मतलब वोट लेने के लिए तुम आ जाते हो और अगर सवाल पूछे तो फिर तुम एफआईआर दर्ज कर दो। अभी तो फिलहाल ये बच्चा बाहर आ गया है, अपनी लड़ाई खुद लड़ाए, इसके पास संविधान है। ये प्रशासन इससे इतना डर रहा है ना 14 साल के बच्चे से। मेरी सिर्फ ये बात बोलना चाहती हूँ, इस 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। जब रेप होता है तो उसको नाबालिग बोल के क्यों छोड़ देते हैं? प्लीज अंधभक्तों, इस कमेंट का जवाब भी देके जाना। मुझे आई बात समझ में? वो नाबालिग था इसलिए बाहर आ गया, इसने सरकार से जवाब करा तो इसके ऊपर एफआईआर होगी। मोदी जी, हजम नहीं हो रहा है ये। कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। कहते हैं जितना नाम होता है उसमें से थोड़ा सा बदनाम होता है। वही थोड़ा सा बदनाम करने के लिए सम्राट अशोक को लेकर एक बात बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट होती है कि सम्राट अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज यही मापने की कोशिश करेंगे। कुछ श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ जैसे महावंश और दीपवंश में बताया गया है कि सम्राट अशोक ने अपने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था, केवल अपने छोटे भाई तिष्य को छोड़कर। इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर जैसे अशोकावदान में बताया गया है कि सम्राट अशोक ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अपने भाइयों का भी खून बहाया था। लेकिन इनमें से बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों का नहीं बल्कि अपने गद्दी के दावेदारों को मार भगाया था। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। पहले के समय में अपने राइवल्स को हटाकर गद्दी पानी होती थी और आपके राइवल्स, आपके चचेरे ममेरे फुफेरे भाई, सेनापतियों के बच्चे, राजमंत्रियों के बच्चे हो सकते थे। इसके अलावा एक राजा पहले के समय में बहुत सारी रानियां रखता था। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी और उनके 101 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे पहली रानी चारुमित्रा से सुसीम हुए और रानी धर्मा, जिन्हें शुभद्रांगी भी कहा जाता है, उनके 2 पुत्र हुए, सम्राट अशोक और सहोदर तिष्य। सुसीम ज्येष्ठ पुत्र थे, इसीलिए वो गद्दी के हकदार थे। लेकिन एक कहानी से पूरा पासा पलट गया। एक बार गांधार की राजधानी तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को शांत करने के लिए सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम वो विद्रोह दबाने में नाकाम रहा और फिर उसी काम को करने के लिए सम्राट अशोक को भेजा गया और सम्राट अशोक ने वो विद्रोह शांत कर दिया, जिससे सम्राट अशोक की लोकप्रियता साम्राज्य में बढ़ गई और प्रजा एक प्रतिभाशाली राजकुमार को अपना राजा बनाना चाहती थी। यही बात सुसीम को बहुत ही ज्यादा चुभी, जिससे सुसीम के अंदर सम्राट अशोक के प्रति घृणा उभर आई और फिर 272 बीसीई में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, जिससे सिंहासन के लिए सुसीम और अन्य भाइयों से सम्राट अशोक के बीच विद्रोह हुआ और ये विद्रोह टोटल 4 साल चला। बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 272 बीसीई में और सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 268 बीसीई में। इन 4 साल का अंतर बताता है कि सिंहासन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है। सुसीम के मारने का प्रमाण कहीं पर भी और किसी भी शिलालेख पर नहीं मिलता है और सम्राट अशोक के सहोदर तिष्य पहले ही दरबार छोड़कर एक भिक्षु हो गए थे और फिर बाद में अरहंत हो गए थे। उनके लगभग भाई बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए थे और अभी तक जितने भी प्रमाण मिले हैं, जितने भी शिलालेख मिले हैं, जैसे पाकिस्तान में मिले पंचम शिलालेख में सम्राट अशोक ने स्पष्ट किया था कि उनके भाई बहन अभी भी जिंदा हैं और देश के अलग अलग प्रांतों में रहते हैं। और इसके अलावा बिहार में मिले रानी शिलालेख में भी उनके भाई बहन का जिक्र है। उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक के राज्यकाल में उनके भाई बहन जीवित थे और सम्मानजनक स्थिति में थे।
उनमें से ज्यादातर भाई बहन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में थे। मुख्यतः इनका ध्यान स्थल गृद्धकूट पर्वत था, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए थे, जिसका वर्णन 630 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री फयान ने किया है। अंत में मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ, ये जितने भी अभिलेख ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों को मरवा दिया था, फिर वो चाहे श्रीलंकीय ग्रंथ हो या फिर भारतीय बौद्ध ग्रंथ हो, ये सब सम्राट अशोक के मरने के 500 साल बाद लिखे गए थे, केवल सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति महान दिखाने के लिए, ताकि ये बताया जा सके कि सम्राट अशोक पहले कितने क्रूर थे और फिर जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया फिर कितने सौम्य और कुशल हो गए थे। दोस्तों, मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, जिसके लिए मैं पहले ही आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे जुबिन गर्ग सर के बारे में जानकारी थी, लेकिन मैं समय रहते बोल नहीं पाया। लेकिन आप सभी लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स और डीएम में इतना कहा कि कुछ तो बोलो, हमारे बीच से एक बहुत ही बड़ा गायक चला गया है। यहीं पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जुबिन सर एक बहुत ही अच्छे गायक तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छे क्रांतिकारी भी थे। वो तो बड़े स्टेज पर कह दिया करते थे, मेरी कोई जाति या धर्म नहीं। इससे पता चलती है उनकी क्रांतिकारी सोच। जहाँ ब्राह्मण होने पर लोग अपने मूंछ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं हम तो ऊंची जात के, वहीं वो ब्राह्मण परिवार से होने के बाद भी कह दिया करते थे मेरी कोई जाति या धर्म नहीं। मैंने आनंदीबाई जोशी वाली वीडियो में कहा था महामानवों की कोई जाति नहीं होती। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, महामानवों की कोई जाति नहीं होती है, उनका काम होता है समाज को आगे बढ़ाना। सच में महामानवों की कोई जाति नहीं होती, तभी तो असम 3 दिन तक बंद रहा और सभी जाति धर्म के लोग सड़क पर थे उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए। ये सभी लोग केवल एक सिंगर के लिए सड़क पर नहीं थे, बल्कि वो सभी लोग उनकी विचारधारा के लिए थे। मैं देखता हूँ जब तक सिंगर्स की कलम चलती है तब तक वो अपने समाज और सरकारों को कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही कलम थमती है और पॉडकास्ट और इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कैमरे के सामने। लेकिन जुबिन गर्ग सर ऐसे नहीं थे। वो अपने गानों के जरिए अपने स्टेजों पर और हर जगह जनता की आवाज उठाते थे, जो कि एक आर्टिस्ट का काम होता है। उन्होंने अपना काम बड़े ही निष्ठा पूर्वक किया, तभी लोग उनसे प्यार करते हैं। और मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत सारा प्यार, सम्मान और भावपूर्वक श्रद्धांजलि। सरकारें इस तरह से जनता को अपने गिरफ्त में लेना चाहती हैं ताकि डेमोक्रेसी खुद ब खुद नेताओं की जेब में पड़ी रहे। ये बात मैं किसी एक सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्ता का नेचर बन गया है। कोई भी अपनी राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए हर सरकार में नए नए बिल पास होते हैं ताकि आम आदमी में बैठे बुद्धिजीवी बोल ना सके। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर सेंसरशिप पावर एक्सपेक्शन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, संचार साथी ऐप, इन एक्ट, बिल और ऐप्स को ऐसे दिखाया जाता है कि जनता के भलाई के लिए लाए गए हैं, लेकिन इन्हें केवल व केवल इसलिए लाया जाता है ताकि आम आदमी में बैठे बुद्धिजीवियों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला करा जा सके। इसी में अगर आम जनता थोड़ी सी छूट देती तो ये सरकारें हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसने का काम करने लगती है, ताकि आम जनता के साथ बोलने वाले बुद्धिजीवी बोलने में असक्षम हो जाए और सरकार में बैठे लोग अपनी मनमानी करें। और इसी मानसिकता का उदाहरण है कर्नाटक में बैठी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार अभी ऐसा हेट स्पीच एंड हेट क्राइम बिल ला रही है ताकि पढ़े लिखे वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से सरकार और सरकार में बैठे लोगों की आलोचना न कर सके, जिसकी सराहना खुद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कर रहे हैं। और इसे इतने बड़े क्राइम कैटेगरी में रखा गया है ताकि एक आदमी एक बार कोई गलती कर दे तो उसका खेल ही खत्म हो जाए। और इसकी पावर उनको दी गई है जो सोशल मीडिया के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं रखते हैं, और इसमें पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। वो पुलिस जो कि बिना किसी तहकीकात के पुलिस थाने में बैठा लेती है, बस कोई रिपोर्ट दर्ज करा दे। और इतना ही नहीं, बिना जाने कि इसके पीछे क्या हुआ था बेबुनियाद रिपोर्ट भी दर्ज कर लेती है। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद एक दिन पुलिस थाने रह के आया हूँ और अभी मैं देख भी रहा हूँ जो हमारे लखनऊ के प्रियंशी पांडे जी के साथ हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इस बिल के ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पहली बार में कम से कम 1 साल से 7 साल तक की जेल है और 50,000 रुपए जुर्माना है। और रिपोर्ट ऑफिस में 2 साल से 10 साल तक की जेल है और 1 लाख रुपए जुर्माना है। ये कोई सामान्य या लीगल बात नहीं है, ये एक प्रकार से बोलने वाले बुद्धिजीवों के लिए साठ गांठ करके बुना बुनाया जाल है ताकि सही गलत पर बोलने वाले लोगों के मुंह पर टेप लगाया जा सके। ब्रिटेन के फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल का एक कथन है कि हर युग में सत्ताधारी लोग यही चाहते हैं कि बुद्धिजीवी उनसे सवाल न करें। वही है, समाज में जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उन्हें अक्सर खतरनाक घोषित कर दिया जाता है और कोशिश करी जाती है कि बिना किसी सवाल के 10 से 15 साल उन्हें जेल में रखा जाए ताकि लोग डर जाए और सरकार में बैठे लोग अपनी मनमानी करें और डिक्टेटर सरकार चलाए।
सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।